हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे पीयू 2021 मैथ्स पेपर बिलो एवरेज होगा, सिंपल पेपर होगा जैसे पीयू का पेपर होता है, प्रोवाइडेड आपने पूरा सिलेबस किया हो। अगर कोई चैप्टर छोड़ा हुआ है, कोई चीज़ मिस कर दी हुई है, देन पीयू का पेपर आपको मुश्किल भी लग सकता है। और सारा सिलेबस किया हुआ है देन पीयू का पेपर बड़ा ईजी होगा। मैं हमेशा पीयू का एक मंत्र बोलता हूँ, पीयू को क्लियर करने का एक ही मंत्र है, कंप्लीट सिलेबस। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट लेवल 1 होना चाहिए और सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपने ये ना कर लिया हो कि 80% सिलेबस करके जा रहे हो, ये सोच के जा रहे हो कि मैं तो 80% करके आया हूँ, मेरा पेपर तो अच्छा हो जाएगा। अगर आप 80% करके आ रहे हो, 20% छोड़ के आ रहे हो, बट 20% पेपर भी सिंपल ही आने वाला है, कोई और कर लेगा। आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, तो सेक्शन के चांस आपके कम हो जाएंगे। आपको पूरा सिलेबस करना है, इवन ऊपर से कर लो, फार्मूले कर लो, बेसिक्स कर लो, कॉन्सेप्ट्स कर लो, ज़्यादा डीप ना जाओ। तो पीयू का एक वे आपको मैंने बता दिया कैसे पीयू को हिट मारना है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 का एक्चुअल पेपर, जो बड़ा इजी पेपर होगा जैसे होता ही हमेशा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 5 देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है। सेकंड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है बच्चों, a इंटू आर इज 5, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होता है, a आर स्क्वायर, फर्स्ट 3 टर्म्स ये हमें चाहिए। तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमें चाहिए। ये है कि एक्चुअली a की पावर 3 है और r की पावर 3 है। क्या हुआ, a की पावर 3 इंटू r की पावर 3। ओके, तो a r की पावर क्या बन गया, a r की पावर 3 क्या बन गया, a r की पावर 3। a r क्या दिया हुआ है, a r हमारे पास 5 है, तो दिस इज 5 की पावर 3। सो आंसर इज 125। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 125। सिंपल क्वेश्चन, देखा ना कितना सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन। तो आपको पता ही है कि ये तो डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन को देखो एक बार, तो डेफिनेशन किसकी है, रिलेशंस की डेफिनेशन में आता है। नंबर रिलेशंस ऑन सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स। सभी बच्चों को पता है रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मीनिंग होता है सबसेट ऑफ, रिलेशन ऑन ए का क्या मीनिंग होता है, मीन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, subset of A cross A. Number of relations on A, if A has n elements, then number of relations on A क्या होता है, number of relations on A, ये फार्मूला हमें क्लासेस में बताते हैं आपको क्या होता है फार्मूला, 2n², 2n²। दिस इज सिंपल फार्मूला जो आपको हम क्लासेस में बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का था, इसका आंसर होगा 2n²। तो आपका आंसर बी चॉइस तो नहीं है, बट ये थोड़ा मिसप्रिंट है। आपका आंसर है 2n², मीन्स कि ये आंसर है 2n²। सेकंड चॉइस में क्या है, 2n²। उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग, उसको ठीक कर लेना आप, सेकंड चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Suppose a natural number a is said to be related to natural number b if mod a minus b less than equal to 4. इसमें रिलेशनशिप क्या है, mod a minus b less than equal to 4। ओके, ये हमारा है रिलेशनशिप। तो क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये क्या है, किसके ऊपर रिलेशन है, और नेचुरल नंबर है। रिलेशन इज ऑन नेचुरल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो आपको दिख ही रहा है। अगर मैं दोनों को सेम कर दूं, मोड a माइनस ए मीन्स 0, डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 4। 0 जो होता है लेस देन इक्वल टू 4 होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, दोनों को सेम कर दिया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक भी मुझे साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, इफ मोड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 4, दिस मीन्स डेफिनेटली मोड b माइनस ए, मोड a माइनस बी, मोड b माइनस ए तो एक ही चीज़ होती है। अब a माइनस बी बोलो या b माइनस ए बोलो, वो तो एक ही बात है ना। दिस इज लेस देन इक्वल टू 4, यस अगेन सेम। इफ मोड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 4, देन मोड b माइनस ए आल्सो लेस देन इक्वल टू 4। दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो आंसर आपका आ रहा है सी चॉइस। बट एक यहाँ पर डी चॉइस भी है, डी चॉइस में ट्रांजिटिव भी एक्स्ट्रा आ गया, और ट्रांजिटिव भी हो गया, फिर आपका आंसर डी चॉइस आ जाएगा। पर ट्रांजिटिव क्या होता है, आपको पता है ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव में क्या हमें चेक करना है, इफ मोड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 4, मोड b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या मोड a माइनस सी आल्सो लेस देन इक्वल टू 4, ये हमें चेक करना है। इफ मोड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 4, मोड b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या मोड a माइनस सी आल्सो लेस देन इक्वल टू 4। देखो ये राइट है रॉन्ग है, वो हमें चेक करना है। हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया, a को लिया 1, b को लिया 5,
और सी को लिया 9। बड़ी एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर देखोगे a माइनस बी 1 माइनस 5, a माइनस बी मीन्स 1 माइनस 5 क्या हो गया 4 हो गया, तो लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। मोड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। सिमिलरली मोड b माइनस सी, b यहाँ पर 5 है, c यहाँ पर 4 है, 5 माइनस 9 अगेन 4, अगेन लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। मोड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, मोड b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। पर अगर मैं मोड a माइनस सी करूँगा यहाँ पर, या a माइनस सी करूँगा तो 1 माइनस 9 आ जाएगा। 1 माइनस 9 का मोड 8 होगा, क्या लेस देन इक्वल टू 4 है? नहीं है। क्या ये लेस देन इक्वल टू 4 है? नहीं है। तो क्या फेल हुआ? ट्रांजिटिव फेल हो गया। सो रिफ्लेक्सिव पास हो गया, सिमेट्रिक पास हो गया, बट ट्रांजिटिव आपका फेल हो गया। सो दिस इज ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। आंसर इज सी चॉइस, ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हो आप। एक एग्जांपल लेके मैंने फेल कर दिया, तो मैथमेटिक्स में फेल मीन्स फेल। आप ये नहीं कर सकते सर एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पास कर सकते हैं। कई बच्चे मुझे यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं, सर ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो, सी को 3 ले लो तो पास हो गया। मैथमेटिक्स में पास नहीं करते, मैथमेटिक्स में फेल करते हैं। अगर कोई चीज़ फेल हो गई है तो उसको फेल बोला जाएगा। आप उसको पास भी कर दोगे, अगर मिलियंस टाइम कोई चीज़ पास है बट एक बार फेल है तो उसको फेल बोला जाएगा, उसको पास नहीं बोला जाएगा। मैंने इसको फेल कर दिया तो इट मीन्स फेल हो गई। आप इसको पास करते रहो तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको फेल कर दिया। ओके, सो क्या हो गया? ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियरली इंडिपेंडेंट? लीनियरली इंडिपेंडेंट, वैसे तो ये क्वेश्चन वेक्टर्स का है, तो कई बार इसको वेक्टर्स बोला जाता है, कई बार इसको एडवांस में ऐसे बोला जाता है लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैं +2 के बेसिक कराऊंगा तो मैं ऐसे कराऊंगा कि वन वेक्टर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, बट मैं इसको कराऊंगा एडवांस वे से। एडवांस वे ज़्यादा सिंपल वे है। तो क्या करते हैं एडवांस वे में, इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसकी डिटरमिनेंट बना लेते हैं। हम इसकी डिटरमिनेंट बना लेते हैं। डिटरमिनेंट इसकी क्या आ रही है? पहले की डिटरमिनेंट आ रही है 1 0 1 1, पहले की डिटरमिनेंट आ रही है। तो एडवांस मैथ्स में हमें क्या सिखाया जाता है, अगर डिटरमिनेंट 0 होती है किसी मैट्रिक्स की, डिटरमिनेंट 0 होती है तो वेक्टर्स क्या होती हैं? अगर डिटरमिनेंट 0 होती है तो वेक्टर्स जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स है वो क्या होंगी? वो होंगी LD। क्या होंगी वो? LD। LD मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट। अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वेक्टर्स क्या होंगे? ये जो वेक्टर्स है वो क्या होंगी? LD। और डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो वेक्टर्स क्या होंगी? LI मीन लीनियरली इंडिपेंडेंट। LI मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है तो हमें चेक करना है किसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, किसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। मैंने फर्स्ट चॉइस को देखा, फर्स्ट चॉइस का डिटरमिनेंट मेरा 1 आ रहा है तो दैट्स नॉन जीरो, तो यही आपका LI हो गया, यही वेक्टर्स आपका LI आ गई। और सेकंड चॉइस को देखोगे उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। थर्ड चॉइस को देखोगे, मैं अभी देख रहा हूँ आपके सामने, उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। फोर्थ चॉइस को देखोगे उसका डिटरमिनेंट भी 0 आ रहा है। तो 3 का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, वो हो गए LD, वो तीनों हो गए LD। फर्स्ट वन का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, वो क्या हो गया? LI। सो ऐसा एक वे होता है काम करने का। अगर आपको ये वाला वे पता है कि LD क्या होता है, LI क्या होता है, तो आपका आंसर, आपका इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा, फर्स्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 40 तो पता नहीं कितना पुराना क्वेश्चन है, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। आपको पता ही, मैं क्लासेस में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू n फॉर विच दिस इज 1। पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा क्या होता है। दिस इज एक्चुअली, ये क्या होता है बच्चों बताओ? दिस इज एक्चुअली आयोटा। क्या होता है? आयोटा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आयोटा की पावर n 1 कब होता है, आयोटा की पावर n 1 कब होता है। तो हर बच्चे को पता है n इज 0, आयोटा की पावर 0 1 हो गया, फिर n इज 4, n इज 8 मीन्स मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 के ऊपर 1 होता है। उसने का पूछा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, तो कई बच्चे यहाँ 0 मार्क कराते हैं। बच्चे, अच्छी बात है, चॉइस में 0 नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर 0 हो सकता है, बट 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, वो कौन सा हुआ? 4 हुआ। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जब ये 1 है तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। दिस इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 4, तो आंसर इज सेकंड चॉइस। सो सिंपल क्वेश्चन, सेकंड चॉइस आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 41. There are 7 candidates and maximum 4 to be chosen by voters. 7 में से 4 को चूज करना है। Voter may choose minimum 1 candidate, maximum 4 candidates. Number ways in which a person can vote.
तो किसी को वोट देने जाना है, मिनिमम उसको एक को चूज़ करना है, मिनिमम एक को वोट देनी है, मैक्सिमम उसको 4 को वोट देनी है। तो टोटल कैंडिडेट 7 है, तो उसको मिनिमम एक को वोट देनी है, मैक्सिमम 4 को वोट देनी है। अगर एक को वोट देगा तो कितनी वोट्स होंगी? 7C1। और 2 कैंडिडेट्स को वोट देगा तो कितनी वोट्स होंगी? 7C2। और 3 कैंडिडेट्स को वोट देगा 7C3। और 4 कैंडिडेट्स को वोट देगा 7C4। मैक्सिमम 4 को वोट दे सकता है, मैक्सिमम मिनिमम 1, मैक्सिमम 4 को वोट दे सकता है। तो सो मैनी उसकी वोट्स बनेगी। एक ही कैंडिडेट को वोट दिया, 2 कैंडिडेट को वोट दिया, 3 कैंडिडेट को वोट दिया, 4 कैंडिडेट को वोट दिया, ये उसका हो गया मैक्सिमम। मींस टोटल उसके इतने वेज बनेंगे। इसको ओपन कर दो। 7C1 की वैल्यू 7 होती है, 7C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, दिस इज 21, ये 21 है। 7C3 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, 7 6 5 35 होगी, ये भी 35 होगी, वो भी 35 होगी। तो 70 91 98 आपका आंसर आएगा। 98 इज आंसर, आंसर इज डी चॉइस। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। जो मैं अभी तक मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेवल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ए एंड बी। सेक्शन कौन सा? ए एंड बी। ईच सेक्शन कंटेन 5 क्वेश्चन। यहाँ भी 5 क्वेश्चंस है, यहाँ भी 5 क्वेश्चंस है। द नंबर वेज इन विच अ कैंडिडेट कैन आंसर 6 क्वेश्चन। उसको कैंडिडेट को 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। यहाँ से मिनिमम 2 लेने हैं, यहाँ से भी मिनिमम 2 लेने हैं। ऐसा क्वेश्चन है, उसको 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यहाँ से मिनिमम 2, यहाँ से मिनिमम 2। तो बताओ क्या होगा? पहला केस 5 क्वेश्चन है, 2 सेक्शन है, 5 क्वेश्चन है। यहाँ से 2 लिए, पहले पेपर से 2 लिए, तो नेचुरली नेक्स्ट पेपर से उसको 4 लेने होंगे। टोटल उससे 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टोटल दोनों सेक्शन को मिला के 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और यहाँ से 2 लिए तो यहाँ से 4 लेने होंगे, यहाँ से 3 लिए, यहाँ से 3 लिए तो वहाँ से भी 3 लेने होंगे। ओके, यहाँ से 3 लिए तो वहाँ से भी 3 लेने होंगे, टोटल 6 बनाने हैं उसको। और यहाँ से 4 लिए तो वहाँ से 2 लेने होंगे। ये आपकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ये आपकी टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन। और क्या कह रहा है इसके अलावा? कुछ और भी बता रहा हूँ आपको। हाँ, मिनिमम 2 लेनी है, तो 2 से नीचे जा नहीं सकते। यहाँ भी 2 से नीचे नहीं जा सकते, यहाँ से भी 2 से नीचे नहीं जा सकते। यहाँ भी मिनिमम 2 है, यहाँ भी मिनिमम 2 है। 2 तभी मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 पे एंड किया, ठीक है। तो 2 यहाँ से, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई। ये वैल्यूज़ को पुट कर दो। 5C2 10 होता है, 5C4 अगेन 10 होता है, 5C3 भी अगेन 5C4 1 होता है। सारी वैल्यूज़ को डाल दो, मैं वैल्यू डाल देता हूँ आपके सामने। ये जो पहली वैल्यू है 5C2 10 हुआ, 5C4 5 हुआ, 5C3 10 हुआ, 5C3 अगेन 10 हुआ, और 5C4 5 हुआ, 5C2 10 हुआ। ये हमारा आंसर आएगा 50 100 50 200 हमारा आंसर आना चाहिए। दिस आंसर इज़ 200। ओके, तो ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चन हो गए। तो इसका आंसर क्या हुआ? 200। सिंपल क्वेश्चन है ना, आपके सामने कितने सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय। तो एक्सप्रेशन है, तो एन वाला एक्सप्रेशन है। जब भी एन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं? एन को कुछ डाल के चेक कर लेते हैं। एन को 1 डाल दिया, एन को 2 डाल दिया। तो पहले हम एन को 1 डाल के देखते हैं कि एन को 1 डाल के एक्सप्रेशन क्या बनता है। हमने एन को 1 लिया तो एक्सप्रेशन बन गया 1 + 3 + 5 + 3, 1 + 3 + 5 + 3 8 11 12 बन गया। दिस 12 इज डिविजिबल बाय, एन को 1 डाला 12 बन गया। 12 इज डिविजिबल बाय फर्स्ट चॉइस 3, वो भी हो गया। सेकंड चॉइस 2, वो भी हो गया। थर्ड चॉइस 4, वो भी हो गया। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये एक्सप्रेशन तीनों से डिवाइड हो गया, 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 3 चॉइस से हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अब एन को कुछ और डालना पड़ेगा। एन को मैंने 2 डाला तो क्या बन गया? एन को 2 डाला तो 8 12 10 3 22 25 33 बन गया। 33 इज डिविजिबल बाय 3 ओनली, 33 इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट चॉइस। पहले आपके 3 आंसर आ गए थे, 3 4 एंड 2 ABC। अब आपका आंसर ओनली ए आ रहा है, डिविजिबल बाय 3 ओनली। तो आपका आंसर हुआ ए चॉइस। तो इस क्वेश्चन में इनको 1 डाल के मोर देन 1 आंसर आ गए थे, या इनको 2 डाला तो ओनली 1 आंसर आ गया।
फर्स्ट चॉइस, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, इनको 1 डाला 2 डाला तो बड़े इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, सम ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल सीरीज का। मुझे कैसे पता एक्सपोनेंशियल सीरीज का है? एक तो चॉइसेस में ई लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। दूसरा है कि जब फैक्टोरियल नीचे आ जाए, जब डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आ जाए, इट मीन्स एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन होता है। तो इसको सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है 1 बाय डैट, 1 बाय टोटल है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 बाय 2 बाय फैक्टोरियल 3 मीन्स नीचे है सब कुछ, 2 बाय फैक्टोरियल 3, 4 बाय फैक्टोरियल 5 एंड अप टू जो भी आगे चल रहा है 6 बाय फैक्टोरियल 7 सो ऑन। तो ये एक्सप्रेशन है। तो मीन्स की जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो नीचे है, डिनोमिनेटर में एक्चुअल क्वेश्चन है, उसी को सोल्व करो। अब डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को ले लो, उसी को सेट करो, न्यूमरेटर में बाद में हम उसको कर लेंगे सेट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो क्या बन रहा है, 2 4 6 3 5। देखो आपका जो एक्सप्रेशन है वो साफ दिख रहा है। अगर मैं ऊपर चल रहे हैं इवन नंबर्स, नीचे चल रहे हैं ऑड नंबर, ऊपर इवन नीचे ऑड है, 2 है तो 3 है, 4 है तो 5 है, ऊपर इवन चल रहे हैं तो उसको लिखूंगा मैं 2n। ऊपर इवन चल रहे हैं उसको लिखूंगा 2n। अगर 2n लिखा है, n को 1 डाला ये आ गया, n को 2 डाला ये आ गया, n को 3 डाला ये आ गया, नीचे उसका ऑड चल रहा है, नीचे हो गया फैक्टोरियल 2n+1। ऊपर 2n हुआ तो नीचे क्या हुआ फैक्टोरियल 2n+1। ये आपकी एक्सप्रेशन बन गया 1 to infinity। ये आपका एक्सप्रेशन बना। ओके, एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया कि इसकी nth टर्म क्या बनी। ये आपके एक्सप्रेशन की nth टर्म बन गई 2n बाय फैक्टोरियल 2n+1। चेक कर सकते हो आप। अब इसको ई में चेंज करना है तो अब इजी होगा चेंज करना। आपको पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, ये हमारे पास आ गया। डैट बाय डैट, डैट बाय डैट, ये कट गया, एक कट जाएगा, फैक्टोरियल 2n बचेगा और ये बचेगा 1 बाय फैक्टोरियल 2n+1। अगर हमने क्लासेस लगाई हैं हमारी तो आपको सीधा पता है कि ये आपका ई बनने वाला है। अगर क्लासेस लगाई हैं तो आपको पता है कि एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, ई बनने वाला है। अदरवाइज जिस बच्चे को नहीं पता कि ई कैसे बनने वाला है उसको मैं दिखा देता हूँ। अदरवाइज तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको रेडीमेड दिया जाता है कि दिस एक्सप्रेशन इज ई। चलो मैं इसको पुट करके दिखाता हूँ। एन को 1 डाला तो क्या बन गया 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3। एन को 2 डाला तो क्या बन गया 1 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 5 सो ऑन। ऐसा बन गया। तो फर्स्ट 2 टर्म्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, फर्स्ट 2 टर्म्स अगर मैं ये वाली लिख दूँ 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 तो ये एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है। फर्स्ट 2 टर्म्स मैंने ये लिख दी 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 मीन्स 0 है। 1 माइनस फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 क्या होता है 0। आपने जीरो आपने एक्चुअली ऐड किया तो कुछ ऐड नहीं किया, 0 को ऐड किया मीन्स कुछ ऐड नहीं किया। और फायदा क्या हो गया, फायदा हो गया कंप्लीट क्या बन गई सीरीज से, ये सीरीज बन गई हमारी। अब बताओ क्या बन गई सीरीज, बताओ ये स्टूडेंट्स क्या बन गई सीरीज, कौन सी होती है, जो होती है e की पावर -1। ये आपकी सीरीज बन गई e की पावर -1, सॉरी मैं इसको e बोल गया था, e की पावर -1। एक्सप्रेशन क्या बन गया e की पावर -1। ये एक्सप्रेशन बन गया e पावर -1, e पावर -1। e वाला एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, e की पावर -1 बना। सो आपका जो डिनोमिनेटर है वो e की पावर -1 बन गया। आपका डिनोमिनेटर क्या बन गया e की पावर -1। सो 1 बाय e की पावर, आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन यहाँ बन गया। आपका क्वेश्चन क्या बन गया 1 बाय e की पावर -1 मीन्स e बन गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या आ गया 1 बाय e की पावर -1 मीन्स आपका आंसर आ गया सिंपल e। तो एक क्वेश्चन में आपको देखा होगा है कुछ नहीं था, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं पहले भी, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये था कि डिनोमिनेटर में था तो कई बच्चे डिनोमिनेटर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप डिनोमिनेटर को अलग से सोल्व करो, बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है 2n बाय फैक्टोरियल 2n+1। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, डैट बाय डैट फैक्टोरियल 2n रह गया, डैट बाय डैट 1 बाय फैक्टोरियल 2n+1 रह गया। तो इस दोनों का जो माइनस है वो क्या होता है e की पावर -1 होता है। e की पावर -1 है तो 1 बाय e की पावर -1 क्या रहेगा आंसर e हो गया। सो क्वेश्चन ईजी हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 44 है यहाँ का क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन के नंबर आपको ऐसे मिसिंग मिलेंगे 35 42 44। एक्चुअली ये क्वेश्चन के नंबर हमने सीधा पेपर से लिए हैं, जो एक्चुअल पेपर में नंबर थे वही हमने यहाँ पर काउंट किए हैं। तो कई बार आपको बीच में कुछ और क्वेश्चन मिलेगा 42 43, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बीच में कई बार तो जंप मिल जाएगा। 45 के बाद सीधा 50 भी आ सकता है, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन है वही हमने पिक किए हैं। ओके, तो जितने मैथ्स के क्वेश्चन हम उसी को लेके आए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 45 मीन्स आज का मे बी 5th क्वेश्चन होगा, मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आज का, मे बी शायद 5th क्वेश्चन होगा। तो वैल्यू दिस एक्सप्रेशन 45। तो इसके लिए आपको कोई पेन कॉपी नहीं चलानी, साफ दिख रहा क्या बन रहा है। तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कि फिर बताना पड़ेगा कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या होता है। 1 + x बाय फैक्टोरियल 1
एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ये एक्सप्रेशन क्या होता है? ई पावर एक्स। क्या होता है? ई पावर एक्स। तो फिर ये क्या बना? ये एक्सप्रेशन क्या दिया जा रहा है आपको? ये तो बिल्कुल सिंपल दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बताओ? 1 प्लस log y का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 log y का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। ये क्या है? ये तो आपका क्या बन गया? इसको वहां पुट करो तो क्या बन रहा है? देखो ये बन रहा है e की पावर x, ये बन रहा है e की पावर log y। क्या बन गया? e की पावर log y। 1 प्लस समथिंग बाय फैक्टोरियल 1, समथिंग का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, समथिंग का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। यहाँ पर समथिंग क्या? log y हुआ। तो e पावर log y, e पावर log y क्या होता है? y होता है। e पावर log y क्या होता है? y होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिंपल y। तो आपका आंसर हो गया बी चॉइस। देखा आपने, बिना कॉपी पेन के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये तो मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज हर बच्चे को दिख रहा है 1 प्लस समथिंग, समथिंग स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, समथिंग क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। क्या होता है? e पावर समथिंग। तो क्या हो गया? e पावर log y। e पावर log y मीन्स y। सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। वैल्यू के फॉर विच दिस हैज नो इनवर्स। इसका इनवर्स नहीं है। तो आपको पता है कि अगर इनवर्स कब होता है? व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। When matrix is non-singular तो उसका inverse होता है। This has no inverse, it means this matrix is singular. Matrix is singular, determinant is 0, A is singular। अगर singular होगी then उसका inverse नहीं होगा। Then A inverse does not exist। A inverse does not exist। कब? When matrix is singular, determinant is 0। When determinant is 0, then inverse is not possible। तो उसका इनवर्स, उसका डिटरमिनेंट है क्या? 2k 3 5। तो 10 माइनस 3k इज 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 10 माइनस 3k 0। तो k की वैल्यू आ गई 10/3। सो सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तो मैंने तभी बोला है कि पीयू में बेसिक्स काम आते हैं। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो पीयू का क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं होगा। आपके सामने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो k की वैल्यू होगी 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। मैट्रिक्स ए दे दिया गया, उसका स्क्वायर पूछा गया। अब आपने स्क्वायर ही करना, बस ए दे दिया, उसका स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कर लो। ए को ए से मल्टीप्लाई करो। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपके सामने ए मैट्रिक्स ए वाली है। ए को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट, आपको पता ही कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आपके सामने देखो ए स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। कैसे करते हैं? पहला एलिमेंट कैसे आता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 हो गया। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0 0 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 हो गया, मैं देख लिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आपका आ गया 1 0 -1, 0 आ गया। ये हुआ 1, ये हुआ -1, तो 1 -1 को ऐड किया 0 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 m -m वो भी 0 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 +1 ये आ गया। सो ये क्या आ गया? ये तो आपका आ गया आई आ गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। सो आपका आंसर क्या हो गया? ए स्क्वायर इज आई। ए स्क्वायर आई मीन्स आंसर सी चॉइस। तो किस बच्चे को ए स्क्वायर नहीं निकालना आता? ए स्क्वायर आपको पता ही है कि किसी भी बच्चे ने स्कूल लेवल का मैथ्स भी किया है उसको भी ए स्क्वायर निकालना आता है। तो ए स्क्वायर निकाला, वो इटसेल्फ आई बन गया। सो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर इज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बच्चों को मुश्किल तब हो सकता है जिन बच्चों को आइगन वैल्यूज़ नहीं पता। जिन बच्चों को आइगन वैल्यूज़ पता है उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा पीयू की तैयारी जब कराता हूँ आपको आइगन वैल्यू जरूर कराता हूँ। आइगन वैल्यू क्या होती है? वैल्यूज़ और लैम्डा। आइगन वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज़ क्या होती है बच्चों? आइगन वैल्यूज होती है वैल्यूज और लैम्डा, वैल्यूज और लैम्डा सेटिस्फाइंग, वैल्यूज और लैम्डा सेटिस्फाइंग डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल 0। तो वैल्यूज लैम्डा सेटिस्फाइंग डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल 0। आई का ऑर्डर क्या? जो ए का ऑर्डर होगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? जो ए का ऑर्डर होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू लैम्डा सेटिस्फाइंग दिस डिटर्मिनेंट। तो इसको करने का वे सिंपल सा होता है कि डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा माइनस कर दो। ये एक्चुअली होता क्या? डिटरमिनेंट कैसे आएगी? मैट्रिक्स आप पहले ए को लिखोगे फिर लैम्डा आई को लिखोगे, दोनों को माइनस करोगे तो एक्चुअली क्या बन जाता है? सीधा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो लैम्डा लैम्डा माइनस हो जाएंगे। तो आपकी बन जाएगी 6 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा,
और माइनस 3 माइनस लैम्डा, ये आपकी डायगोनल ए बन जाएगी। डायगोनल में से लैम्डा माइनस हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे, -2 +2 -1 -2 -2 +2 -1, तो दिस 0। तो वैल्यूज लैम्डा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन वो क्या होगी, आइगन वैल्यूज होंगी। चेक करो एक बार, 6 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, -2 2 -2 2 -1 बिल्कुल ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, तो इसको ओपन भी ऐसे ना करना कि सीधे ओपन कर दिया, पहले ट्राई करो कुछ ऑपरेशन लग जाए, कुछ रो ऑपरेशन, कुछ कॉलम ऑपरेशन लग जाए तो अच्छी बात है। तो 8 माइनस लैम्डा, नो 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 नो, कोई ऑपरेशन लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ऑपरेशन कोई लग नहीं रहा, ऑपरेशन कोई लग जाए तो बड़ा अच्छा होता है। डैट प्लस डैट 0, डैट प्लस डैट 2 माइनस लैम्डा, डैट प्लस, यस ऑपरेशन लग रहा है। लैम्डा की वैल्यू एक बड़ी सिंपल सी आ रही 2, यस मेरे सामने बड़ा अच्छा ऑपरेशन लग गया मुझे। अभी मैंने ऑपरेशन सोचा इसके बारे में, तो बाई चांस मैंने ऑपरेशन देख लिया। कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, मैंने ये वाला ऑपरेशन अभी लगाया, अभी लगाया, ये बन गया 0, ये बन गया 2 माइनस, यस एक देखो, एक अगर आपकी एक भी ऑपरेशन लग जाए 0 2 माइनस लैम्डा, ये आ गया 2 माइनस लैम्डा, यस ये ऑपरेशन लगा के बड़ा अच्छा हुआ हमारे साथ। कुछ और ऑपरेशन भी लग जाएगा क्या, डैट प्लस डैट कुछ लग सकता है? नो, मेरे ख्याल से एक ही लग गया, वही काफ़ी है, क्योंकि एक ऑपरेशन लगने से बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि 2 ऑपरेशन तो लग जाते तो बड़ा अच्छा होता। अगर कोई और ऑपरेशन लग जाता तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाता। अभी भी ठीक है, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इसको ओपन कर दो थर्ड कॉलम से इसको ओपन करो, 0 into समथिंग 0, या इसको 2 माइनस लैम्डा को बाहर ले लो, 2 माइनस लैम्डा को थर्ड कॉलम से बाहर ले लो और इसको पहले कॉलम में शिफ्ट करो, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है कि थर्ड कॉलम से कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दो, 0 1 1, इसको सेकंड कॉलम बना लो। अब जो इस मर्जी कॉलम में ले जाओ, पता क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो प्लस माइनस भी करने की जरूरत नहीं है आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि आपने एक कॉलम को इंटरचेंज किया तो वैल्यू बिकम नेगेटिव, 2 को चेंज किया तो वैल्यू बिकम पॉजिटिव, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो माइनस है। अगर 2 कॉलम इंटरचेंज भी कर दोगे तो 0 तो 0 ही रहेगा। तो इसमें ये आपको बताने की जरूरत नहीं किसी को कि आपने 2 कॉलम चेंज किया है, 1 कॉलम इंटरचेंज किया है। आपने इनफैक्ट 2 कॉलम इंटरचेंज कर दी। पहली बात है इसको यहाँ लेके गए, ओके, ये पहली कॉलम यहाँ लेके गए, दूसरी कॉलम बीच में लेके गए, इसको 3 बार चेंज किया, पर छोड़ो उसको, जितनी मर्जी हो चेंज करो, क्योंकि इक्वल टू 0 है इसलिए वो आपको तंग नहीं करेगी। ओके, पर चेक करो कि गलती नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने इधर शिफ्ट करके 2 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, 0 1 1, ये 0 1 1 बन गया, 6 माइनस लैम्डा -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा -1, ठीक है। अब फायदा ये हो गया कि इसको ऐसा करने से लैम्डा की वैल्यू 2 तो आ गई, दिस 0 मीन्स लैम्डा 2 तो आ गया। अब लैम्डा 2 मेरे ख्याल से 2 चॉइस में है, ए और बी चॉइस में है, तो ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बट फायदा तो हो गया। क्या फायदा हो गया? इसको कॉमन लेके आने से फायदा ही होता है, अंदर जो इक्वेशन बचेगी क्वाड्रेटिक बचेगी। अब अगर कॉमन नहीं आता तो अंदर क्यूबिक बनती, अगर कॉमन नहीं आता तो अंदर क्यूबिक बनती, और क्यूबिक को सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अंदर क्वाड्रेटिक को सोल्व करना इजी होता है। तो ये अंदर आपने 2 माइनस लैम्डा बाहर ले आए, उससे एक फायदा हो गया, एक लैम्डा की वैल्यू आपकी बाहर भी आ गई और आपके अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी। 0 to समथिंग 0, ये बन गया -1 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6 प्लस लैम्डा, और ये आ गया -4 का +4 आ गया। ओके, चेक कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, और तीसरे वाला क्या बन गया, +1 इंटू, ये बन गया 18 माइनस लैम्डा 18 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 18 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और -6 लैम्डा, -3 लैम्डा, -9 लैम्डा हो गया, और +4 का -4। चेक करो कोई गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट किया +4 का -4, ओके, ऐसा कुछ बन गया। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू 6 माइनस लैम्डा माइनस क्या हो गया, ये 6 -6, ये एक्चुअली सीधा ही ना माइनस बाहर ले लिया आपने, देखो ये गलती ये हुई थी यहाँ पर, ये माइनस पूरा बाहर आया हुआ है, जो माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया 6 माइनस लैम्डा इंटू दिस -1, ये हो गया -4 का +4, पूरा कंप्लीट बार माइनस है बिकॉज आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 हुआ, तो 18 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस दिस कितना लैम्डा, यहाँ पर हो गया -9 लैम्डा प्लस डैट, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, गलती थोड़ी सी गलती भी होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा हो गया, यहाँ से माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा लैम्डा -2, लैम्डा -2 हो गया, माइनस बाहर है तो माइनस लैम्डा +2 हो गया, प्लस लैम्डा स्क्वायर, गलती होने चांस यहाँ पर थोड़े बन जाते हैं एक्चुअली, लैम्डा स्क्वायर माई दिस इज़ +14, दिस 0, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा
यस यस, बिल्कुल ठीक आ रहा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कहीं कैलकुलेशन में इशू ना आ जाए, पर कैलकुलेशन में बिल्कुल इशू नहीं आया। बाई चांस इतनी कई बार बेसिक कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती है। तो ये मेरे पास बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा और प्लस 16, ये मेरे पास बन गया। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से आया 2 माइनस लैम्डा, ये आ गया लैम्डा माइनस 8 लैम्डा माइनस 2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 282, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 282। थोड़ा सा पेशेंस दिखानी पड़ी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में, अदरवाइज क्वेश्चन इजी था। यहाँ तक बड़ा इजी चल रहा था, यहाँ तक बड़ा इजी चल रहा था, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिटरमिनेंट खोलने में इतनी हल्की सी मुश्किल क्यों आ रही है? क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है सेटिंग करते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप जैसे मर्जी खोलो, आपकी विश है कि आपने किस वजह से ओपन करना है। मैंने इसको इधर शिफ्ट करके उसको फिर मैंने ऐसा किया, और मैं माइंड में ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कई बार माइंड में कैलकुलेशन में माइनस का इशू आ सकता है। जैसे बाई चांस अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लगाता तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज इससे ओपन कर रहे हो तो माइनस दिस इंटू दिस माइनस डैट। आपको पता है कैसे डिटरमिनेंट खोलते हैं, आराम से खोल के देख लेना। बाई चांस मैंने खोला, अभी कोई गलती नहीं हुई है, आप चेक कर लेना। ओके, कोई गलती हो, वैसे गलती नहीं होगी क्योंकि मेरा आंसर ठीक आया। 228 मेरा आंसर आ गया, आंसर लैम्डा के आ गया 228। तो पहली बात आपको आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि वैल्यू लैम्डा सैटिस्फाइंग डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल 0। तो डायगोनल में से जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आइगन वैल्यू के, डायगोनल में से लैम्डा माइनस कर दो, बस उसके बाद डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो। ये आपकी वे होता है आइगन वैल्यू करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जो क्वेश्चन है ये हमारी असाइनमेंट का, कि हर जगह क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, पर फिर भी चलो मैं करवा देता हूँ आपको। इफ साइंस स्क्वायर थीटा इज डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पता है ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है, बड़े पुराने क्वेश्चन है। दिस इज पॉसिबल, साइंस स्क्वायर थीटा सभी बच्चों को क्या पता है, लाई बिटवीन 0 to 1। सो दिस साइंस स्क्वायर थीटा है, सो डेट लाई बिटवीन 0 to 1। ओके, साइंस स्क्वायर थीटा लाई बिटवीन 0 to 1, सो दिस लाई बिटवीन 0 to 1। इसको उधर लेके गए 0 हो गया, ये आपका उधर लेके गए 2xy हो गया। ओके, तो क्या बन गया बच्चों, ये मेरे पास बन गया डेट्स ऑलवेज 0 से बड़ा है, कहने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2xy। दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल 0। सो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल 0। तो लेस देन इक्वल 0 कब होगा? स्क्वायर कभी लेस देन 0 नहीं होता, स्क्वायर कभी लेस देन 0 नहीं होता। इट मीन स्क्वायर इज ओनली इक्वल टू 0, स्क्वायर इज ओनली इक्वल टू 0। दिस नेवर लेस देन 0, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y, x इक्वल टू y कौन सी चॉइस है? फर्स्ट चॉइस है, तो इसका आंसर फर्स्ट चॉइस। बट हमें पता है अगर इसका आंसर नानुदीज कोई होता, अगर चॉइस में नानुदीज होता तो मैं इसका आंसर नानुदीज मार करके आता। क्यों? आपको पता है कि अगर x इक्वल टू y आपका आंसर आया है, बाई चांस अगर मैं x इक्वल टू y को 0 बोल दूँ और इसको 0 बोल दूँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? साइंस के थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0/0। तो 0/0 फॉर्म बन गई, साइंस के थीटा क्या बन गई? 0/0। तो एक्चुअल में आंसर क्या था? एक्चुअल में आंसर था x इक्वल टू y और शुड नॉट बी 0। ये मेरा एक्चुअल आंसर था, बट ऐसी कोई चॉइस नहीं है। तो हमने अपनी लाइक x इक्वल टू y को मार्क करके आ सकते हैं बेटर आंसर। इसमें बेटर आंसर इस बार ए चॉइस है, तो x इक्वल टू y। अदरवाइज अगर यहाँ पर नानुदीज होता तो इसका आंसर होता है x इक्वल टू y नॉट 0, तो इसका आंसर होता है none of these। बट अभी आपका आंसर क्या है? फर्स्ट चॉइस। मैंने बता दिया गलती क्या है। वो गलती तब होगी जब वो पूछेगा कि लाइक चॉइसेस में अगर डी चॉइस दे दे या एक और चॉइस ऐसी दे दे x इक्वल टू y नॉट 0 वाली, तब वो आंसर आपका ए चॉइस नहीं होता। पर अभी तो आपको ए चॉइस मार्क करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, साइन प्लस साइन स्क्वायर 1। इस साइन प्लस साइन स्क्वायर 1, तो आपको पता है कि साइन क्या हो गया? साइन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया? कॉस स्क्वायर हो गया। साइन क्या हो गया? कॉस स्क्वायर हो गया। सो क्वेश्चन क्या है? कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4। कॉस स्क्वायर आपका साइन है, कॉस स्क्वायर आपका साइन है, तो कॉस की पावर 4 क्या हुआ? कॉस की पावर 4 आपका साइन स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर साइन है तो कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्या क्वेश्चन हो गया। बट ये हमें ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, ये तो हमें पहले ही 1 दिया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सो ये क्वेश्चन जो था वही वापस आ गया, जो गिवन था वही वापस आ गया। आप देख सकते हो कि साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो साइन कॉस स्क्वायर हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था? साइन प्लस साइन स्क्वायर। ओके, तो साइन प्लस साइन स्क्वायर मीन्स क्या था क्वेश्चन आपका? साइन प्लस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन था, वहाँ पर आपने
क्वेश्चन था, सॉरी, cos के बस cos की पावर 4, तो cos के को आपने क्या डाल दिया, sin x डाल दिया, cos की पावर 4 को क्या डाल दिया, sin स्क्वायर डाल दिया, तो sin प्लस sin स्क्वायर वापस 1 आ गया। ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 51 जो क्वेश्चन है वो तो आपको पता ही, अगेन वैल्यू आ गई, वैल्यू sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री क्या होता है, हर बच्चे को पता है, √3 - 1/2√2। ये तो कुछ नहीं करना था, सीधा सी चॉइस आ गया। sin 15 डिग्री वैल्यू आपको आनी चाहिए, तो आंसर इज सी चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, if sin A is sin B, cos B, which of the following is true? So sin A plus B तो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बीच में प्लस होता है, तो cos A माइनस B के बीच में प्लस होता है। दो चॉइस तो छोड़ दो, A और C तो छोड़ दो, और B और D के पास जाओ, क्योंकि दोनों चॉइसेस क्यों छोड़ दो, साइन के फार्मूले में बीच में प्लस होता है, cos के बीच के माइनस में प्लस होता है, तो कभी जीरो तो होगा नहीं है। B और D चॉइस में जाते हैं हम लोग, B और D चॉइस में जाएंगे तो B चॉइस क्या है, B चॉइस है cos A cos B, cos A cos B मीन्स cos स्क्वायर, नहीं वो भी नहीं। बी चॉइस पता क्यों नहीं, cos A cos A होता है, तो बी चॉइस नहीं होने वाली, मैं बताने वाला हूँ, मैं डी चॉइस पे जा रहा हूँ। डी चॉइस मुझे साफ दिख रही है, पर अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। डी चॉइस में क्या, sin A cos B माइनस cos A sin B। अब आपको क्या दिया हुआ है, sin A दिया हुआ sin B के बराबर, sin A दिया हुआ sin B के बराबर, तो cos A क्या दिया हुआ है, देखो sin B दिया हुआ है आपको, sin B दिया हुआ है sin A, सिंपल सी बात है, और cos A दिया हुआ cos B, cos A क्या दिया हुआ cos B, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, sin A cos B, और वो भी हो गया cos B sin A, मीन sin A cos B, वो भी क्या होगा sin A cos B, दोनों सेम हो गए, तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो। तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया था, जीरो आ गया। तो सिंपल सा फार्मूला, हर बच्चे को इसका फार्मूला आता है, बस हमने cos A को क्या डाल दिया, cos A को cos B डाल दिया, और sin B को sin A डाल दिया, इस ये और ये सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्यों मैंने बोला सिंपलेस्ट क्वेश्चन, वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x, तो हर बच्चे को पता है, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या पूछा गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या बन गया, 1/2 sin 2x का फार्मूला बन गया। और sin 2x साइन और थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, साइन और थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 डाल दी, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1/2 आ गई मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1/2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी चॉइस। सो सिंपल, बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, तो पेन मैं चला रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ये भी आपको पता है ट्राइनोमियल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राइनोमियल का क्वेश्चन है। ट्राइनोमियल, आपको फार्मूला पता है कि ट्राइनोमियल में फार्मूला क्या होता है, ट्राइनोमियल में नंबर टर्म्स क्या होती है। ट्राइनोमियल, अगर आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो a + b + c की पावर n, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइनोमियल। यहाँ पर नंबर टर्म्स क्या होती है, नंबर टर्म्स होती है n+1 n to n+2/3, दिस इज आंसर। तो बाय 2 दिस इज आंसर। एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है n + r-1 cr-1, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला याद करना है तो फार्मूला ये होता है n+2 c2, n+2 c2 मीन्स n+2 × n+1/2, ये फार्मूला आपका ड्राइव हो जाता है। ये क्या होती है, नंबर टर्म्स इन ट्राइनोमियल, n+1 × n+2/2, n+1 × n+2/2 क्या आंसर है, तो आंसर इज बी चॉइस। तो ये आपका ट्राइनोमियल का फार्मूला होता है। अगर इस ट्राइनोमियल को मल्टीनोमियल भी बना दोगे तब भी फार्मूला यही चलेगा। ये तो अभी ट्राइनोमियल बोला मैंने, अगर ट्राइनोमियल की बजाय मल्टीनोमियल भी आ जाए, बाई चांस नंबर टर्म्स आ जाए x1 + x2 अप टू दिस, और ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए, ट्राइनोमियल आ जाए दिस क्वेश्चन, तो यहाँ नंबर टर्म्स क्या होती हैं, n + r-1 cr-1। तो अगर ट्राइनोमियल भी आ जाता तब भी हमें फार्मूला, सॉरी मीन से मल्टीनोमियल भी आ जाता तब भी हमें फार्मूला पता था, और ट्राइनोमियल आ गया तो फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का हो गया। ये तो रेडीमेड हमें फार्मूला याद है, n+1 × n+2/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सो वी आर गिवन 3 वर्सेस, वी हैव टू फाइंड द 4th वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर हमने काफ़ी लंबा कर दिया, इधर लंबा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अगर रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल के मुझे 3 वर्सेस पता है, कौन से पता है, 2 - 2 8 4 5 7, तो मुझे 4th वर्टेक्स चाहिए, लेट दैट बी xy, लेट दैट बी xy। आपको पता है रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल इज ऑलवेज पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑलवेज सेम,
पैरेललोग्राम में क्या होता है, मिड पॉइंट टू डायगोनल्स ऑलवेज सेम। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC देखा जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल AC उसका मिड पॉइंट है डैट प्लस डैट बाय 2 7/2, डैट प्लस डैट 5/2, ये आपका मिड पॉइंट है। क्या है, 7/2 एंड 5/2। किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। अब आपको क्या दिया जा रहा है चॉइसेस में, हमें फोर्थ वर्टेक्स पूछा गया। अब मिड पॉइंट हमें पता लग गया, अब ये हमारा मिड पॉइंट आ गया 7/2 एंड 5/2। तो चॉइसी में से पकड़ो फोर्थ पॉइंट, चॉइसी में से फोर्थ पॉइंट लो जिसका मिड पॉइंट मैच हो जाए, चॉइसी में से फोर्थ पॉइंट लो जिसके दोनों का मिड पॉइंट मैच हो जाए। मैं फर्स्ट चॉइस को पकड़ता हूँ, फर्स्ट चॉइस को पकड़ा 1 1, तो उसका मिड पॉइंट 8 + 1 9/2, 9/2 नहीं है 7/2 है, फर्स्ट चॉइस फेल। सेकंड चॉइस का भी 9/2 वो भी फेल होगी। थर्ड चॉइस 8 - 1, इन दोनों का मिड पॉइंट 8 - 1 7/2, यस मैच हो गया। 4 + 1 5/2 वो भी मैच हो गया। तो सी चॉइस आंसर, सी चॉइस का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आपका 7/2 5/2 आ रहा है, चेक कर सकते हो। सी चॉइस का मिड पॉइंट जो आ रहा है इसके साथ क्या आ रहा है, डैट प्लस डैट बाय 2 7/2, डैट प्लस डैट बाय 2 5/2। तो आपकी इस चॉइस का जो मिड पॉइंट है सी चॉइस का, वो मिड पॉइंट आपका इस मिड पॉइंट से मैच कर रहा है। AOC का मिड पॉइंट सेम एज BOD का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट मैच कर रहा है। तो इट मीन्स कि दिस इज द पैरेललोग्राम। सो दिस इज अ, नाउ उसने रेक्टेंगल बोला है तो उसने रेक्टेंगल का भी सेम चीज़ होती है। एक्चुअली रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो पैरेललोग्राम की रिजल्ट आपको पता है, मिड पॉइंट टू डायगोनल सेम, तो यहाँ पर भी लगा सकते थे। अदरवाइज यहाँ पर हमने काफ़ी लंबा मीन्स कि यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले हम लेंथ ब्रेथ को चेक कर रहे हैं और टाइम वेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट वैक्स इन द एक्सपेंशन, टर्म इंडिपेंडेंट वैक्स इन द एक्सपेंशन। आपको पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बायनोमियल थ्योरम के, तो पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जनरल टर्म निकाल लो। सेकंड स्टेप क्या होता है, पावर एक्स निकाल लो। थर्ड स्टेप क्या होता है, पावर एक्स को रिक्वायर्ड पावर के इक्वल कर दो। पहला स्टेप क्या होता है, जनरल टर्म निकाल लो। यहाँ एक्सपेंशन क्या दी जा रही है, 3/2x² - 1/3x पावर 9, इसकी एक्सपेंशन है 3/2x² माइनस, यस ठीक है। पहले इसकी जनरल टर्म निकालो, इसकी जनरल टर्म क्या है, 9CR 3/2x² पावर 9 -r माइनस 1/3x पावर, इसकी जनरल टर्म आ गई। सभी को जनरल टर्म आती है ना बाइनोमियल थ्योरम में, जनरल टर्म सभी को बाइनोमियल थ्योरम में आनी चाहिए। TR + 1 क्या होता है, NCR x की पावर n - r और y की पावर, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला जो हर बच्चे को आना चाहिए। तो ये जनरल टर्म आ गई, ओके चेक कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, जनरल टर्म निकालो, निकाल ली। दूसरा स्टेप क्या होता है, पावर एक्स निकालो। यहाँ पावर एक्स क्या बताओ, जनरल टर्म में पावर एक्स क्या है, यहाँ पर आ रही है 2 × 9 - r, यहाँ से आ रही है -r, तो ये होगी 18 - 3r। और थर्ड स्टेप क्या होता है, जो आपकी पावर एक्स आई है उसको रिक्वायर्ड पावर के इक्वल कर दो। यहाँ रिक्वायर्ड पावर क्या पूछी है उसने, कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट एक्स पूछी है। टर्म इंडिपेंडेंट एक्स का मतलब कांस्टेंट टर्म पूछी है, तो पावर एक्स क्या होगी, 0 होगी। इसको पावर 0, इसको 0 के इक्वल कर दिया। टर्म इंडिपेंडेंट एक्स पूछी जाए या कांस्टेंट टर्म पूछी जाए, इसका मतलब आपसे पावर मींस कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या होता है, एक्स की पावर 0 या पावर को 0 कर दिया। तो आर की पावर क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 6 आ गई, आर की वैल्यू 6 आ गई। तो टर्म कौन सी होगी, फिर टर्म को निकालना भी पड़ेगा इस बार। तो यहाँ पर आर को 6 डाल दोगे, यहाँ पर आर को 6 डाल दोगे तो 7th टर्म बनेगी। तो क्या बनेगी, 9C6 3/2 की पावर 9 - 6 3 और वहाँ पर -1/3 की पावर 6, ये बनेगी हमारे पास। ओके एक्स को छोड़ दिया बिकॉज एक्स की पावर तो 0 बनने वाली है। चेक करो फिर से, आर को 6 डाला पावर 3 बनी, आर को 6 डाला 1/3 की पावर 6 बना। अब इसको सोल्व करूँगा, थोड़ा सा पॉजिटिव आंसर आ रहा है और 9C6 बेखा से सोल्व कर सकते हो भी आप। यहाँ पर हमने थोड़ा सा किया भी होगा, मे बी यहाँ भी हमने ये किया हुआ है। 9C6 84 आ गया और वो आपका ओपन किया 3 क्यूब 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 3 कट गया ऊपर नीचे से 2 की पावर 6 आ गया, देख सकते हो 2 की पावर 6 नीचे 2 की पावर 3 सॉरी नीचे से 2 की पावर 3 आ गया और 3 की पावर 3 3 की पावर 6 3 की पावर 3 नीचे आ गया और साथ में 84 आ गया। इसको देख सकते हो आप, 84 इंटू दिस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7/18 आ जाएगा। वो कैलकुलेशन प्लस माइनस छोटी सी जो कैलकुलेशन है वो आप अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन था, ये हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी हम कर चुके हैं, तो कई बार बच्चों को इसका वैसे भी आंसर भी याद होता है। तो अब इतने क्वेश्चन देख लिए आज भी, तो मेरे ख्याल से कोई 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। वैसे भी सारे क्वेश्चन सिंपल थे, पर 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा काम करना पड़ गया था। जैसे वो आइगन वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया था, वो थोड़ा बेटर क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन ऐसा था नहीं जो मुश्किल क्वेश्चन होगा।
तो मैंने कहा था कि PU का पेपर हमेशा सिंपल आता है। इवन मैं यहाँ समझाने में टाइम ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपको पूरा आर्टिकल समझा दिया, फिर जनरल टर्म निकाल ली, पावर एक्स निकाल ली, उसको इक्वल टू 0 कर दिया। अदरवाइज़ हम सीधा भी कर सकते थे, पर मैं आपको इसलिए सीधा नहीं करवा रहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेक्चर को दोबारा सुनते हैं, वो कहते हैं सर हमें आपने जल्दी जल्दी करवा दिया, तो हमें समझ नहीं आया कि आपने किया। तो ये आप आराम से सुन सकते हो लेक्चर्स को। तो फर्स्ट पार्ट मेरा ख़त्म हो गया PU 2021 का। तो सेकंड पार्ट मैं अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेकंड पार्ट में चलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।